हेलो। ये है MDU BA डिस्टेंस 5th सेम हिंदी की सिलेबस में से साजा सीर ये नाटक है और रामफल चहल द्वारा ये लिखा गया है। रामफल चहल का साहित्यिक परिचय दीजिए। चलिए, साहित्यिक परिचय से पहले एक बार ये नाटक है जो साजा सीर, इसको देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये देखने के बाद फिर क्या है, ये लेखक के जो हैं साहित्यिक विशेषताओं का थोड़ा बहुत पता चल जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी। चलिए देखते हैं। साजा सीर नाटक का सार लिखिए, ये है दोस्तों क्वेश्चन। अब देखते हैं। साजा सीर श्री रामफल चहल द्वारा रचित एक उल्लेखनीय नाटक है जो आज के भौतिकवाद युग के कारण लोगों की परिवर्तित मानसिकता पर प्रकाश डालता है। मान सिंह का छोटा भाई धर्म सिंह नगरीय चकाचौंध और भौतिकवाद से प्रभावित होकर अपने भाई की उपेक्षा करके उसकी खून पसीने की कमाई को बर्बाद करता है और पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता। यानी यहाँ पर दो भाइयों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये मान सिंह है और उसका छोटा भाई धर्म सिंह है। जो क्या है, धर्म सिंह को ये मान सिंह है बड़ा भाई, ये उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजता है शहर में, और जो है किसी तरह मुश्किल से पैसे कमा के इसके पास जो है भेजता है इसके खर्चे पानी के लिए, और जो है और कुछ सामान वगैरह ही भेजता है। आगे देखते हैं। धर्म सिंह नगर में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अपने भाई से मिलने के लिए मान सिंह तैयार होता है। वह देसी घी का डब्बा लेकर जब छात्रों के हॉस्टल में जाता है तो वहाँ कमरे में उसे अपना भाई धर्म सिंह नहीं मिलता। यानी ये मान सिंह जो है देसी घी का डब्बा लेकर जाता है इसके जहाँ पर जिस हॉस्टल में ये रह रहा है, धर्म सिंह रह रहा है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि धर्म सिंह देखता है कि उसका भाई, मान सिंह देखता है कि उसका भाई, छोटा भाई जो धर्म सिंह है वो नहीं मिलता वहाँ पर। साथ के कमरे में रहने वाला धर्म सिंह का सहपाठी राज उसे बताता है कि धर्म सिंह BA फाइनल में नहीं है। यानी कि ये जो धर्म सिंह एक तो झूठ भी बोल रहा था अपने भाई से कि ये BA फाइनल में है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। उसका जो सहपाठी उसे बताता है वह तो 3 साल से फेल हो रहा है और अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा है। यानी 3 साल से ये फेल हो रहा है और अपने भाई को बोल रहा है कि मैं BA फाइनल में हूँ। राज से ही मान सिंह को पता चलता है कि उसका भाई धर्म सिंह शहर में रखकर फिल्में देखता है और लड़कियों के पीछे घूमता है। यानी ये राज था जो उसका सहपाठी था धर्म सिंह का, वो मान सिंह को बताता है कि उसका भाई जो है पढ़ाई में कम ध्यान रखता और इधर उधर घूमने में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। एक बार तो उसे विश्वास ही नहीं होता, यानी ये मान सिंह को विश्वास नहीं होता कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। आखिर मान सिंह ने जब अपने भाई को डांटते हुए उससे पूछताछ की तब धर्म सिंह ने राज को झूठा बताया। यानी जब धर्म सिंह आ जाता है तो मान सिंह उससे पूछताछ करता है कि क्या वास्तव में ऐसा है जो जैसा राज ने बताया है। लेकिन धर्म सिंह एक बार तो उसको कहता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जब मान सिंह ने उसे फिर से डांटा तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। मान सिंह ने उसे बताया कि वह कर्जा लेकर उसे पैसे भेजता है, अपने बच्चों का पेट काट कर वह उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धर्म सिंह ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यानी ये जो है बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है और इसके पास भेजता है पढ़ ताकि ये इसका छोटा भाई अच्छा पढ़ लिख के जो है ऊंची पोस्ट पर नौकरी प्राप्त करे। लेकिन धर्म सिंह ने उसके भाई की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। आखिर मान सिंह अपने भाई को वापस गांव चलने के लिए कहता है, लेकिन धर्म सिंह ने गांव लौटने से इनकार कर दिया और कहा कि वह नगर में रहकर कोई काम धंधा करेगा। अब इसने धर्म सिंह ने मना कर दिया कि ये यहीं शहर में ही रहकर कोई काम धंधा करेगा। अंत मान सिंह अपने गाँव वापस चला गया। मान सिंह अपने गाँव चला जाता है। जब धनकौर ने मान सिंह से अपने देवर के बारे में पूछा तो मान सिंह ने कुछ नहीं बताया। यानी धनकौर ये जो है मान सिंह की पत्नी है, ये अपने देवर धर्म सिंह के बारे में इन्होंने पूछा, मान सिंह से पूछा
तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद धर्म सिंह का पत्र आया कि वह पुलिस में भर्ती हो गया। कुछ दिनों बाद धर्म सिंह का पत्र आया मान सिंह के पास और उसमें लिखा था कि वह पुलिस में भर्ती हो गया है। यह समाचार सुनकर धनकौर ने कहा कि अब तो धर्म सिंह पढ़ाई का सारा कर्जा उतार देगा। यानी मान सिंह के ऊपर जो है बहुत सारा कर्ज हो गया था, जो अपने भाई छोटे भाई के लिए पढ़ने के लिए भेजता था। उधर गेहूँ पककर तैयार हो जाता है तो धनकौर अपने पति मान सिंह से एक पेंडल और सूट बनवाने के लिए कहती। गेहूँ की फसल पककर तैयार हो जाती है और जो है धनकौर, ये मान सिंह की पत्नी है, ये जो है फसल कटाई के बाद एक पेंडल और सूट बनवाने के लिए कहती है। मान सिंह ने कहा कि गेहूँ बेचकर वह यह काम भी कर देगा। मान सिंह कहता है चलो ठीक है, वही गेहूँ बेचने के बाद पैसे आ जाएंगे तो बनवा देंगे, ठीक है। कुछ समय के बाद धर्म सिंह अपनी पत्नी शांति के साथ गांव में आता है। कुछ समय बाद ये जो मान सिंह का छोटा भाई धर्म सिंह था, ये पुलिस में लग जाता है और फिर अपनी पत्नी यानी वहीं पर ये शादी भी कर लेता है और गांव में आता है अपनी पत्नी के साथ। तब मान सिंह ने धर्म सिंह से कहा कि वह शहर जाकर गेहूँ बेच दे और धनकौर को शहर से खरीदारी करवा दे। लेकिन धर्म सिंह अपनी पत्नी शांति को लेकर गेहूँ बेचने नगर चला गया। यानी ये अपनी जो है अपनी पत्नी को लेकर गेहूँ बेचने चला गया, यानी उसकी भाभी जो धनकौर थी उसको नहीं लेकर गया। गेहूँ के पैसे से उसने अपनी पत्नी शांति के लिए पेंडल और सूट बनवा दिया। यानी बनवाने थे उसकी भाभी के लिए, लेकिन उसने अपनी पत्नी के लिए बनवा दिए। इसी बात को लेकर शांति और धनकौर में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा तो होना ही था भाई उन दोनों में। धर्म सिंह भी अपनी पत्नी के समर्थन में बोलने लगा। अब धर्म सिंह भी अपनी पत्नी के समर्थन में बोलने लगा। तब मान सिंह ने कहा कि उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद कर्जा लेकर धर्म सिंह को पढ़ाया लिखाया, इसलिए अब धर्म सिंह को मान सिंह के बेटे रमेश को पढ़ाना लिखाना चाहिए। यानी जिस तरह से अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया इसने कर्जा लेकर, उसी तरह अब ये जो है धर्म सिंह को भी उनके ये क्या नाम है मान सिंह के बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उस पर जो है खर्चा करना चाहिए। इस पर धर्म सिंह ने उत्तर दिया कि उसके तो माँ बाप मर गए थे। यानी कि धर्म सिंह के माँ बाप मर गए थे, तब उसके बड़े भाई मान सिंह ने उसको पढ़ाया लिखाया। अभी इसके क्या है, इसके माँ बाप रमेश के माँ बाप यानी मान सिंह और उसकी माता जो रमेश की धनकौर वो जीवित हैं, तो इसलिए मान सिंह ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया, पढ़ा लिखा। लेकिन रमेश का पिता अभी जिंदा है। रमेश का पिता जो है वो जिंदा है, मान सिंह है वो, इसलिए रमेश की जिम्मेदारी उसे स्वयं उठानी चाहिए। इस पर मान सिंह ने क्रोधित होकर कहा कि वह घर बार छोड़कर हरिद्वार में सन्यासी बन जाएगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। यह सब देखकर शांति को भी पश्चाताप होने लगा। शांति जो उसकी धर्म सिंह की पत्नी थी उसको भी पश्चाताप होने लगा। वह यह सोचकर घबरा गई कि अब सारी जिम्मेदारी उसके पति पर आ गई। यानी कि जब ये मान सिंह जो है सन्यासी बन जाएगा हरिद्वार में जाकर, तो उसकी पत्नी धनकौर और बेटे रमेश का खर्चा भी उसके पति धर्म सिंह को ही उठाना पड़ेगा। उसने अपने पति को समझाया कि वह मान सिंह को रोके। अंततः शांति और धर्म सिंह मान सिंह अपनी समायाचना करते हैं और कहते हैं कि साथ रहने में ही लाभ है, इससे हमारी इज्जत बनी रहेगी, अलग अलग होने में दोनों भाइयों को हानि होगी। तो इस तरह से वो मान सिंह रुक जाता है और फिर दोनों साथ में इकट्ठे रहने लगते हैं। ये था वही नाटक। ये नाटक है जो ये लिखा गया है रामफल चहल के द्वारा। अब थोड़ा सा रामफल चहल के बारे में जान लेते हैं। ये रामफल चहल वही रामफल चहल हैं, रामफल जो आपने आकाशवाणी रोहतक में भी सुना होगा। सारे भाई है ना रामफल भाई के राम राम भाई। अच्छा, ये जो है रामफल चहल का जन्म भिवानी जनपद के नीमड़ी गांव में सन 1956 16 फरवरी सन 1956 को हुआ था। ये तब उस टाइम भिवानी में पड़ता था, अब ये जो है दादरी ज़िले में पड़ता है, नीमड़ी गांव।
इन्हें हरियाणा के लोक जीवन का सूक्ष्म ज्ञान है। ये उसके पहलू से भली भांति परिचित हैं। रंगमंच में इनकी विशेष रुचि थी। इसी रुचि और लगाव के कारण इन्होंने हरियाणवी फिल्मों में नायक का अभिनय भी किया, यानी हरियाणवी फिल्मों में नायक का अभिनय भी किया इन्होंने। इस समय वे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। इन्होंने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में भी काम किया है और आकाशवाणी रोहतक में भी काम किया है इन्होंने। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। फिल्म, कविता, नाटक आदि से संबंधित होने के कारण इनकी रचना का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं कवि फौजी मेहर सिंह, बाजे भगत व्यक्तित्व और कृतित्व, रामकिशन व्यास व्यक्तित्व एवं कृतित्व, विघ्न की जड़, साजा से, ये आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जान लेते हैं साहित्यिक विशेषताएं इनकी। अब साहित्यिक विशेषताएं जैसे नाटक ये पढ़ा है अभी, इससे संबंधित थोड़ी बहुत इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे यथार्थ का प्रतिपादन, यथार्थ मतलब जो का तो इसको बोल सकते हैं आप, यानी बिल्कुल वैसा का वैसा, यानी कुछ मिर्च मसाला लगा के ना बता गया हो। इन्होंने अपने साहित्य में वही समाहित किया है जिसे इन्होंने अपने चारों ओर देखा और भोगा। साझासीर नाटक के अंतर्गत भी लेखक ने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण का ही प्रतिपादन किया है। जब बड़ा भाई परेशान होकर सन्यासी होने की बात करता है तो उसका छोटा भाई तुरंत बुद्धि से अंदाज़ा लगा लेता है कि बड़े भाई के सन्यासी बन जाने पर मुझे ही इसके परिवार की जिम्मेदारी निभानी होगी। तब वह अपनी स्वार्थपरता के कारण अपने बड़े भाई को सन्यासी बनने से रोकता है। यानी कि ये आजकल घर घर की कहानी है और इसी तरह से इन्होंने रामफल सहल जी ने ये समस्या इस नाटक में उठाई है। पॉइंट नंबर 2 है वही आधुनिक युग बोध। आधुनिक युग बोध, रामफल सहल जी अपने तत्कालीन समाज से भली प्रकार से परिचित हैं। उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान है कि आज का मानव केवल अपने तक सीमित होकर रह गया है। उसे अपने परिवारजनों के प्रति कोई सहानुभूति और प्रेम की भावना नहीं है। वह तो केवल निजी स्वार्थ की बात सोचता है। आज के समाज में रुपया ही सब कुछ है। आज का आधुनिक मानव पाश्चात्य चकाचौंध से इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि वह अपने हित के लिए अपने भाई बहन को हानि पहुंचाने में ही नहीं हिचकिचाता। ये आपने नाटक में देखा होगा कि किस तरह से जो मान सिंह है वो धर्म सिंह की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करता है और जब धर्म सिंह पुलिस में लग जाता है तो फिर वो किस तरह का व्यवहार करता है। यानी उसके पास पैसा होने के बाद भी वो अपने बड़े भाई की मदद नहीं करता। अच्छा, अगला पॉइंट है वही नैतिक मूल्यों का पुनर्जागरण। लेखक मानव को अपनी रचना के द्वारा कोई न कोई संदेश अवश्य देता है। वह मानव को अपने नैतिक मूल्यों का विकास करने को कहता है। अपने नाटक साझासीर के द्वारा भी लेखक ने इसी विचार को प्रकट किया है। जब मान सिंह को इस बात का पता चलता है कि उसका छोटा भाई पढ़ने के बजाय सिनेमा देखने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है तो वह उसके दोस्त पर करारा व्यंग्य करते हुए कहता है कि तुम जैसे मित्र न होकर दुश्मन हैं, जो अपने मित्रों को गलत राह पर चलने से नहीं रोकते, तुम केवल अपने तक ही सीमित हो। इस कथन के माध्यम से लेखक मानव को नैतिक का पुनर्जागरण करने की ही प्रेरणा देता हुआ नजर आता है। अगला पॉइंट है मनोविज्ञान का प्रतिपादन। रामफल सहल जी को मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने मानव की हृदयगत भावना को अपने काव्य के द्वारा वाणी दी है। वे पात्र और घटना को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से चित्रण करते हैं जो कि उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देता है। जब मान सिंह अपने छोटे भाई के बदव्यवहार से तंग आ जाता है तब वह सन्यासी बन हरिद्वार जाने को कहता है। उसकी बात सुनकर उसका छोटा भाई अपनी गलती मान जाता है।
क्योंकि उसे भली भांति इस बात का पता है कि अपने बड़े भाई के हरिद्वार चले जाने के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी भी उसे उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिकता का चित्रण किया गया है इसमें। चाहे फिर है भाषा शैली। रामफल सहल जी ने अपनी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आम लोगों की भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अपनी प्रत्येक रचना रामफल सहल जी ने अत्यंत सहज, सरल और स्वाभाविक हरियाणवी भाषा का ही प्रयोग किया है। लेखक ने पात्रों और प्रसंगानुकूल ही हरियाणवी शब्दावली का प्रयोग किया है। इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। उनकी भाषा सरल, सहज होने के साथ साथ तद्भव विदेशी शब्दों का तद्भव और प्रवाहमयी भी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रामफल सहल द्वारा प्रयुक्त भाषा अत्यंत सरल, सहज तथा स्वाभाविक है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा बहुत आप इसमें लिख सकते हैं भाषा शैली। ये था साझा शेर नाटक जो रामफल सहल द्वारा लिखा गया है।